तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसका सिंबल क्या है बोलो, KW। क्या है? KW, या इसे हम ऑटोप्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। आप आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहें या ऑटोप्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर कहें या सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कहें, एक ही बात है। और इसका सिंबल क्या लिखेंगे? KW। देखो, आपको पता है कि वाटर बहुत वीक, वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये बहुत थोड़ा सा ही H+ और OH- में आयोनाइज होता है। तो लिखिए, वाटर इज अ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इज अ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे देखिए, वाटर लिक्विड, वाटर लिक्विड। अब इसमें से एक वाटर ने, इस वाटर ने मान लो प्रोटॉन दिया, तो ये प्रोटॉन देगा, तो ये प्रोटॉन लेगा, O पर लोन पेयर है, तो एक बन गया H3O+, और इसने H प्रोटॉन दिया तो ये बन गया OH-। जैसे इस वाटर ने प्रोटॉन लिया तो ये बेस का काम किया, ब्रॉन्स्टेड बेस, और इसने प्रोटॉन दिया तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड का काम किया। बोलो हाँ या ना? उसी तरह ये हाइड्रोनियम आयन ने फिर इसको प्रोटॉन देगा तो ये किसका काम करेगा? एसिड का। और ये OH- इससे प्रोटॉन लेगा तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया। तो अगर इसको हम एसिड 1 मान लें तो ये बेस 1, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो गया, और इसको बेस 2 मान लें और ये एसिड 2 हो गया, तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि वाटर एम्फीप्रोटिक हो गया। ब्रॉन्स्टेड-लॉडी थ्योरी के अनुसार वाटर क्या है? एम्फीप्रोटिक है, यानी ये प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है। तो ये रिएक्शन लिखो, लिख लिया रिएक्शन? और इसमें लिखिए, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉडी थ्योरी वाटर इज एम्फीप्रोटिक। एम्फी का मतलब होता है बोथ, और प्रोटिक यानी प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है, दोनों काम कर रहा है। इसलिए अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉडी थ्योरी वाटर क्या है? एम्फी। वाटर इज एम्फीप्रोटिक। क्या लिख लिया आपने? एम्फीप्रोटिक लिख दिया। एम्फीप्रोटिक यानी एम्फोटेरिक, प्रोटॉन देगा भी, प्रोटॉन लेगा भी। लेकिन लिविस कंसेप्ट से वाटर सिर्फ लिविस बेस है, लिविस एसिड नहीं है। आप नीचे नोट में लिख लें, बट अकॉर्डिंग टू लिविस थ्योरी, बट अकॉर्डिंग टू लिविस थ्योरी water is a Lewis base. Water is a Lewis base but not a Lewis acid. But according to Lewis theory, water is a Lewis base and not Lewis acid. जैसे कि ये वाटर है और इसमें O पर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर दे सकता है, तो ये लिविस बेस होगा। लेकिन बताइए, क्या O का तो यहां ऑक्टेट पूरा है ना, और O के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है,
और H के पास भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और जब वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं किसी एटम के पास तो लोन पेयर लेगा कौन, और इसलिए यह लिविस एसिड नहीं है। क्या यह बात क्लियर हुई? अब देखिए, ये जो ऑटोप्रोटोलिसिस है वाटर का, यानी सेल्फ आयोनाइजेशन जो है वाटर का, इसको सिंपल वे में हमने ऐसे लिख दिया। जैसे ये वाटर लिक्विड है और ये बहुत पार्शियली आयोनाइज किया H+ हाइड्रेटेड, यानी H3O+ आप लिख सकते हैं, और प्लस OH- हाइड्रेटेड। पानी में एक्वस सॉल्यूशन में अकेला आयन नहीं होता, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। अब इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाइए, और इसका इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ ही रहेगा, राइट में ये बहुत कम जाएगा, क्योंकि वाटर का आयोनाइजेशन बहुत कम होता है, ये बहुत पुअर इलेक्ट्रोलाइट है। यानी वाटर में H+ और OH- इतने कम हैं कि आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, और इसलिए प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है कहो तो बेटर है। प्योर वाटर के थ्रू कंडक्शन नहीं होगा, H+ और OH- इतने कम हैं कि वो करंट को, चार्ज को कैरी नहीं कर पाएगा। तो लिखो अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर क्या होगा, H+ हाइड्रेटेड का कंसंट्रेशन, या आप इसको H3O+ का कंसंट्रेशन लिख सकते हो, OH- हाइड्रेटेड का कंसंट्रेशन अपॉन वाटर, प्योर वाटर का कंसंट्रेशन। लिख लो, हेयर K को क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, क्योंकि ये वाटर का डिसोसिएशन इक्विलिब्रिया है, वाटर का आयोनाइजेशन इक्विलिब्रिया है, और डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन इक्विलिब्रिया के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम उस कंपाउंड का डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो कहेंगे। लिख लिया? अरे K बराबर लिखा, क्या है हेयर K, डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। नोटेड? अच्छा, देखो वाटर जो है ये बहुत फीबली आयोनाइज करता है, तो ये दोनों तो नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब प्योर वाटर तो एज इट इज रह गया ना, ऊपर से ये लार्ज एक्सेस में है यहां वाटर, इसलिए इसके कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा, ऐसा हम मान लेंगे। तो लिख लो, सिंस हेयर वाटर इज इन लार्ज एक्सेस सो इट्स कंसंट्रेशन विल बी टेकन कांस्टेंट, यानी 1 लेंगे। लिख लो, सिंस हेयर वाटर इज इन लार्ज एक्सेस so its concentration does not change and so its concentration is taken constant। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये जो वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है K इनटू वाटर का कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट है, ये बराबर H+ हाइड्रेटेड, इसका कंसंट्रेशन इंटू OH- हाइड्रेटेड, इसका कंसंट्रेशन होगा कि नहीं? या देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट आ गया KW, तो KW हो गया आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आउटोप्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये बराबर हो गया H+ हाइड्रेटेड या आप H3O+ बोलें इंटू OH-
कंसंट्रेशन हाइड्रेटेड। क्लियर है? और इसी को क्या बोलेंगे? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। नोटेड? यानी जरा आप देखो कि KW जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये वाटर के डिसोसिएशन कांस्टेंट से क्या है? डिफरेंट है ना। यानी KW बराबर हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इनटू प्योर वाटर का कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी। क्लियर है? आप इस बात को नीचे नोट में लिखें, स्टार देके लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर इज फिक्स्ड, concentration of pure water is fixed and it is taken 1000 by 18 m molarity यानी 55.56 m molarity। यानी कंसंट्रेशन वाटर का आप कहीं भी क्या लेना? 55.56 प्योर वाटर का। नोटेड? कैसे? देखो वाटर का डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर आप लेंगे 1 ग्राम पर ml। क्या लेंगे? तो 1 ग्राम पर ml। तो देखो मोलैरिटी बराबर क्या होता है? मोलैरिटी बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो होता है कि नहीं? वाटर का मोल, तो भाई 1 ग्राम वाटर कितना मोल हुआ बताओ? 1/18 मोल हुआ कि नहीं? अरे 1 ग्राम पर ml का मतलब क्या हुआ? 1 ml का वेट 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम वाटर तो 1/18 मोल वाटर हो गया। अपॉन वॉल्यूम आपने क्या लिया है? यहां आपको लीटर में लेना है ना, तो ये 1 ml है ना। क्या है? 1 ml। तो इसको लीटर बनाओगे तो 1000 से डिवाइड करोगे ना, तो कितना हो गया? 1/18 इंटू 1000/1 यानी कि वही आ गया 1000/18 m यानी 55.56 मोलैरिटी प्योर वाटर का कंसंट्रेशन। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? तो अब देखो जरा, यहां लिखिए स्टार देके, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कहीं क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आप उसे हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड एज्यूम करके बनाना। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW जो है इसका वैल्यू लगभग होता है 1 × 10⁻⁻14 मोलैरिटी स्क्वायर। मोलैरिटी स्क्वायर क्यों बोला? क्योंकि KW बराबर है H+ का कंसंट्रेशन मोलैरिटी में इंटू OH- का कंसंट्रेशन मोलैरिटी में, तो मोलैरिटी इंटू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी स्क्वायर होगा कि नहीं? याद करो KW का वैल्यू रूम टेम्परेचर पर 1, एक्चुअली 1.008 होता है, तो हम इसे 1 मान लें इंटू 10⁻⁻14 मोलैरिटी स्क्वायर। नोटेड? अब देखो प्योर वाटर में जितना H+ होगा उतना ही OH- होगा ना। यहां लिखो इन प्योर वाटर H+ का कंसंट्रेशन, H+ ही लिखो या H3O+, एक ही बात है, हाइड्रेटेड।
H प्लस हाइड्रेटेड का कंसंट्रेशन बराबर होगा OH माइनस हाइड्रेटेड का कंसंट्रेशन। क्लियर है ना? अगर हम मान लें H प्लस का कंसंट्रेशन x मोल पर लीटर है तो OH माइनस का भी कंसंट्रेशन क्या होगा? x मोल पर लीटर लेंगे कि नहीं? तो देखो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड अभी हमने क्या कहा? KW बराबर H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन ये होता है। तो या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW का वैल्यू 10 टू द पावर -14 बराबर ये भी x तो x का स्क्वायर, इसलिए x बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 10 टू द पावर -14 यानी 10 टू द पावर -7m। नोटेड? इसका मतलब यह हुआ कि यहां लिखो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन प्योर वाटर H प्लस का कंसंट्रेशन बराबर होगा OH माइनस का कंसंट्रेशन और ये बराबर होगा 10 टू द पावर -7m। क्लियर? और सुनो, चूंकि प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल है, इसलिए प्योर वाटर न्यूट्रल होगा ना? प्योर वाटर क्या होगा बोलो? न्यूट्रल होगा। नीचे लिखो स्टार देके, सिंस इन प्योर वाटर concentration of H plus and OH minus is equal, hence pure water is neutral। और इसलिए प्योर वाटर क्या होगा? न्यूट्रल होगा। प्योर वाटर क्या होगा? न्यूट्रल होगा। देखो एसिडिक सॉल्यूशन कब होगा? पहली बात तो एक बात ध्यान रखना है कि KW जो है ना, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किस पे? टेम्परेचर पे। क्या किसी अदर आयन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो KW का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अगर मान लीजिए प्योर वाटर में हम एसिड डाल दें तो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहे, KW सेम रहे। क्या ये बात समझ में आया? जी सर। लिखे नीचे स्टार देके, द वैल्यू ऑफ KW, स्टार देके लिखो, द वैल्यू ऑफ KW डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। The value of KW depends on temperature only and does not depend on the concentration of other ions and does not depend on the concentration of other ions present in it and does not depend on the concentration of other ions present in it। क्लियर है? यानी if temperature is same, value of KW will remain same। नीचे लिख लो डैश देके 10, if temperature is same then value of KW will remain same। If temperature is same then value of KW will remain same।
जैसे देखिए, इफ H+ कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 10⁻⁻7 m है, अगर H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 m से ज्यादा है, 10⁻⁻7 m का से ज्यादा क्या हुआ, जिसे 10⁻⁻6 है या 10⁻⁻5 है, तो अगर H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 m से ज्यादा है एट, ये सारी बातें अगर टेम्परेचर नहीं है तो हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रहे हैं, या तो OH- जो है हाइड्रेटेड, इसका कंसंट्रेशन को 10⁻⁻7 m से कम होना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 10⁻⁻14 होना चाहिए। अगर मान लो ये 10⁻⁻6 हो गया तो ये 10⁻⁻8 होना पड़ेगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट जो है 10⁻⁻14 रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो Kw कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। H+ अगर ज्यादा है 10⁻⁻7 m से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसी तरह इफ ये जो H+ या हाइड्रोनियम आयन है, इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 m से कम है, मान लो 10⁻⁻8 10⁻⁻9 जो भी है, तो देन OH- हाइड्रेटेड का कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 10⁻⁻7 m होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहां पर किसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, OH- का, तो द सॉल्यूशन विल बी, द सॉल्यूशन विल बी बेसिक और अल्कलाइन। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक और बेसिक, समझ गए, सॉरी बेसिक या अल्कलाइन। बट फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, बट फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन H+ कंसंट्रेशन बराबर होगा, ये सब हाइड्रेटेड है वो ध्यान रहे, एक्वस सॉल्यूशन में आयन फ्री स्टेट में नहीं होता है। क्या यहां तक की बातें क्लियर है, नोटेड? So noted. ओके, जैसे देखो pH बराबर क्या लिखते हैं, -log H+ या H3O+ टोटल, यानी किसी सॉल्यूशन में जो टोटल H+ आयन है या H3O+ आयन है, उसके कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी का नेगेटिव लॉग क्या कहलाता है, pH। तो इसी फॉर्मेट में अगर हम कहते हैं POH क्या होगा, तो नेगेटिव लॉग ऑफ सॉल्यूशन में जो टोटल OH- आयन है, इसके कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ, POH कहलाएगा। इसी फॉर्मेट में अगर हम कहते हैं pKa, तो ये बराबर होगा -log Ka, जहां Ka क्या हो गया,
आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। यहां लॉग मतलब केमिस्ट्री में लॉग मतलब टू दी बेस 10 समझना, बार बार नहीं लिखेंगे। पीकेबी अगर मैं कहता हूं पीकेबी तो इसका मतलब माइनस लॉग केबी। केबी का नेगेटिव लॉग तो पी पर पावर केबी लिखेंगे। उसी तरह अगर मैं कहता हूं पी के डब्ल्यू तो ये बराबर माइनस लॉग के डब्ल्यू। इस फॉर्मेट को समझ में आया लिखने का? ओके, अब जैसे देखिए, नोटेड, जैसे मैंने कहा कि सॉल्यूशन में जो हाइड्रेटेड H प्लस है और या H3O प्लस और जो हाइड्रेटेड OH माइनस है, इन दोनों के कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? जल्दी बता दीजिए। KW कहलाता है। या बराबर है ना? दोनों तरफ लॉग लो, लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। नीचे लिखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लीजिए। तो लॉग H प्लस हाइड्रेटेड का कंसंट्रेशन इनटू है, तो लॉग में लॉग A इंटू बी का लॉग क्या होता है? लॉग A प्लस लॉग बी ना। तो लॉग H प्लस हाइड्रेटेड का कंसंट्रेशन प्लस लॉग OH माइनस जो सॉल्यूशन में है इसका कंसंट्रेशन बराबर लॉग KW। नोटेड। अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो। लिखो नीचे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस हाइड्रेटेड का कंसंट्रेशन माइनस लॉग हाइड्रेटेड OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर माइनस लॉग KW। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? या माइनस लॉग H प्लस के कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं आप? pH। और माइनस लॉग OH माइनस के कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं? POH। तो बीच में प्लस देना पड़ेगा ना, हाँ या ना? और ये बराबर क्या होगा? माइनस लॉग KW को क्या कहेंगे? PKW। क्लियर? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड pH प्लस POH बराबर क्या होगा भाई? 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर KW है 10 टू दी पावर -14, तो PKW क्या होगा? तो इसका निगेटिव लॉग लेंगे ना, बेस तो 10 है ना, तो निगेटिव लॉग क्या आएगा? 14 आएगा। तो 14 यानी pH प्लस POH का सम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना आएगा? 14 आएगा। क्लियर है? यानी आप हमें बताएं कि अगर किसी सॉल्यूशन का pH 5 है, राइट, एक सॉल्यूशन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और उसका pH 5 है, तो बताइए उस सॉल्यूशन का POH कितना होगा? लक्ष्य मैंने कहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक सॉल्यूशन है जिसका pH 5 है, तो उसका POH कितना होगा? नमेश
क्या 9 होगा? नहीं, 25 levels. ये तो 14 होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू 14 से कम होता जाएगा। क्लियर है ना? अभी दिखाते हैं कैसे कम होगा और हाई टेम्परेचर पर हम कैसे निकाल लेंगे। बराबर है? जी सर। हाँ, तो आप कहेंगे कि सर 9 नहीं होगा, ये पक्का है, लेकिन 9 से कम होगा या ज्यादा? तो कम होगा सर। क्यों? तो सर ऐसा है कि वाटर का जो डिसोसिएशन है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अरे डिसोसिएशन क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ना। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वाटर का डिसोसिएशन बढ़ेगा, H+ और OH- का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो फिर Kw का वैल्यू 10⁻⁻14 से बढ़ेगा। मान लो 10⁻⁻14 से बढ़ के हो गया 10⁻⁻13 हो गया, बढ़ गया ना। तो फिर उसका pKw 13 होगा ना। तो अगर ये 13 है और pH 5 है तो pOH 8 होगा, यानी 9 से कम होगा। ये तो कंफर्म हम बता सकते हैं ना। बिल्कुल। जी। पक्का है? ओके, लिखो नीचे स्टार देके लिखो। अच्छा, वाटर क्या है ना, वाटर एसिड का भी काम करता है और बेस का भी काम करता है। तो वाटर का Ka भी निकाल सकते हैं, वाटर का हम Kb भी निकाल सकते हैं। बोलो हाँ या ना? जी सर। लिखो नीचे स्टार देके। सिंस वाटर एक्ट्स एज, चूंकि ये H+ भी दे रहा है, OH- भी दे रहा है, तो H+ दे रहा है तो एसिड का काम कर रहा है, OH- दे रहा है तो बेस का काम कर रहा है। यानी ये प्रोटॉन दे भी रहा है, प्रोटॉन ले भी रहा है। तो लिखिए, सिंस वाटर एक्ट्स एज बोथ एसिड, सिंस वाटर एक्ट्स एज both acid as well as base, and therefore we can calculate Ka as well as Kb of water। और याद रखिए, वाटर के लिए Ka और Kb इक्वल होगा ना, क्योंकि जितना ये H+ देगा उतना ही OH- देगा। तो वाटर के लिए Ka और Kb का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा ना। तो लिखो नीचे, लिखो 10, लिखो नीचे स्टार देके। फॉर वाटर Ka बराबर Kb। Ka का मतलब है वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट जब ये एसिड का काम कर रहा है, और Kb का मतलब वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट जब यह बेस का काम कर रहा है। राइट? लेकिन दोनों इक्वल होगा। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि हमें वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वही उसका Ka होगा, वही उसका Kb होगा। बराबर है ना। तो नीचे लिखो स्टार देके, लिखिए स्टार देके, फाइंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां टेम्परेचर देना जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर नहीं देंगे तो अलग अलग टेम्परेचर पर ये वैल्यू अलग अलग आएगा ना। और यदि क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान करके बना देंगे,
या फिर कहेंगे डाटा इनसफिशिएंट। बात समझ गए? तो क्या लिखा? फाइंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो, अभी मैंने कहा कि वाटर एक बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये बहुत फीबली आयोनाइज करेगा H3O प्लस या H प्लस हाइड्रेटेड और OH माइनस हाइड्रेटेड में। अब इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो K बराबर होगा H प्लस का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इंटू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन प्योर वाटर की मोलैरिटी, जहां K क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, या K बराबर लिखो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? KW अपॉन प्योर वाटर की मोलैरिटी, या K बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW का वैल्यू क्या लेंगे? 1 इंटू 10 टू द पावर -14, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अपॉन प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या होती है? 1000 बटा 18। बोलो सॉल्व करके कितना हुआ? 1.8 इंटू 10 टू द पावर -16 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? अरे सही लिखा है मैंने? जी सर। पक्का? हाँ जी। ओके। और ये मोलैरिटी, क्योंकि ये मोलैरिटी ये मोलैरिटी ये मोलैरिटी, एक मोलैरिटी कट गया तो एक ही तो मोलैरिटी बचा ना। अब आप देखो ना, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना कम है, बाबा रे बाबा, बहुत कम है, 10 टू द पावर -16। इसी से आप सोचो कि वाटर कितना वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कितना कम आयोनाइज होता है, जिससे हम एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं होता है, ऑलमोस्ट बराबर है। तो इसीलिए अगर मैं कहूं Ka ऑफ वाटर, तो यही हो गया ना 1.8 इंटू 10 टू द पावर -16 m एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैंने कहा Kb ऑफ वाटर, तो ये भी वही होगा ना 1.8 इंटू 10 टू द पावर -16 m एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो हाँ या ना? जी सर। अब हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा बराबर क्या होता है कि कितना मोल डिसोसिएट हुआ, खर्च कितना हुआ, बटा इनिशियल टोटल मोल था कितना, यही ना? जी सर। तो देखो, बहुत थोड़ा सा आयोनाइज किया H प्लस हाइड्रेटेड या H3O प्लस OH माइनस हाइड्रेटेड। मान लीजिए T0 का मतलब इनिशियल, इसका कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर है, तो ये 0 और T इक्विलिब्रियम पे ये C इंटू 1 माइनस अल्फा, जो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ में पढ़ा, तो ये C अल्फा होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना? क्लियर? लिखो हेयर अल्फा बराबर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, जहां अल्फा क्या है? हेयर अल्फा बराबर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन
ऑफ वाटर। अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर ये बराबर होगा H प्लस हाइड्रेटेड का कंसंट्रेशन C अल्फा इंटू OH माइनस हाइड्रेटेड का कंसंट्रेशन C अल्फा अपॉन वाटर का कंसंट्रेशन C इंटू 1 माइनस अल्फा। एक C कट गया। हाँ जी, यस सर। जी सर। तो क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर ये बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब इसमें अल्फा निकालने का एक तो एक्चुअल तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लगेगा इसमें बोलो? लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम कंज्यूमिंग है ना, और इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम में अप्रोक्सीमेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि कहां हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना है और कहां नहीं लगाना है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्लियर है? जी। तो चूंकि वाटर अभी आपने देखा कि बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सिंस वाटर is a very very weak electrolyte, और इसलिए इसमें 1 माइनस अल्फा को हम क्या मान लेंगे? 1, यानी अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। तो इसलिए K बराबर हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, या अल्फा बराबर अंडर रूट K बटा C हो जाएगा कि नहीं? अब हमने आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछा है, अगर टेम्परेचर बदलेगा तो K का वैल्यू बदल जाएगा। वैसे तो मोलैरिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, मगर मोलैरिटी का टेम्परेचर के साथ चेंज हम नॉर्मली इग्नोर करेंगे न्यूमेरिकल में, बराबर है ना? लेकिन K तो चेंज होगा ही। 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अल्फा बराबर अंडर रूट, बताइए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का K कितना है? 1.8 इंटू 10 टू द पावर -16 अपॉन वाटर, प्योर वाटर का कंसंट्रेशन मोलैरिटी 1000 बटा 18। बोलो कितना आएगा ये? अगर डेसिमल को हटा दें तो 18 गुना 18, 18 गुना 18 का रूट ये तो 18 आएगा इंटू, और नीचे कितने जीरो हो गए? 4, ये डेसिमल है, हटाए तो 4 जीरो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 20, और रूट है तो 10 टू द पावर -10, या डेसिमल को हमेशा 1 डिजिट के बाद रखिए, तो या 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 होगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप ही सोचो कि वाटर का अल्फा कितना कम है, 10 टू द पावर -9। अरे भाई साहब, मतलब 1 मिलियन का भी 1000 टाइम्स कम, 1 बिलियन कम। कितना कम है अल्फा। और अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या बताया था कि अगर अल्फा 0.1 या उससे कम है तो अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर देना है। यहां तो अल्फा 0.1 से देखो कितना कम है, 0.0000000001 है, बहुत कम है ना। तो इसलिए लिखो परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए लिखो परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होगा? परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं? अल्फा गुना 100, तो निकालो क्या हो जाएगा परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड?
ये बराबर 1.8 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 100 करो तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻7%। ये वाटर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर परसेंटेज डिसोसिएशन हुआ कि नहीं। जी सर। और ये काफी है आपको यह जानने के लिए कि वाटर कितना वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? नमेश, लक्ष्य, क्या ये बातें क्लियर है? यस सर। पक्का है? ओके, नोटेड। जी सर। अब लिखो नीचे स्टार देके, लिखो स्टार देके, डिपेंडेंसी ऑफ KW ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंसी ऑफ KW ऑन टेम्परेचर डैश दो और इसमें लिखो, देखो लिखो, सिंस डिसोसिएशन ऑफ वाटर is an endothermic process. Since dissociation of water is an endothermic process, hence और इसलिए hence on increasing the temperature, hence on increasing the temperature, dissociation of water will increase. Hence on increasing the temperature, dissociation of water will क्या? Dissociation of water will increase and hence value of KW will increase. Value of KW will increase. Noted? देखो, जैसे कोई एसिड है तो वो क्या देता है? H+ और कोई बेस है तो क्या देता है? OH-। और एसिड का H+ और बेस का OH- ये मिल के क्या बनाता है? बोलो, वाटर बनाता है ना। जी सर। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। मान लो ये H+ आया है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और ये आया है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये मिलके वाटर बनाएगा और जो ΔH निकलेगा उसे इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसे? इंथाल्पी ऑफ। हाँ, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा ना। क्यों? क्योंकि भाई H+ और OH- के बीच मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बना है ना। अरे सॉल्यूशन में तो H+ फ्री होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है और पानी में है तो H+ तो अलग होगा, यहां भी OH- अलग है, लेकिन दोनों मिलके दोनों के बीच तगड़ा कोवेलेंट बॉन्ड बना। और अगर प्रोडक्ट में मजबूत बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड बनना एक्सोथर्मिक होता है तो एनर्जी निकलेगा ना। और स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू याद रखना है -57.1 किलो जूल पर मोल। पर मोल मतलब 1 मोल वाटर अगर बन रहा है तो, यानी फॉर 1 मोल वाटर कितना एनर्जी निकलेगा? बोलो, ΔH कितना होगा? बोलो, -57.1
1 किलो जूल पर मोल, हाँ या ना? लिख लो, लिख लो। द इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of a strong acid and a strong base is fixed. The enthalpy of neutralization of a strong acid and a strong base is fixed and its value is minus 57.1 किलो जूल पर मोल लगभग में, ठीक है ना? यस सर। अब जरा देखो, इसी रिएक्शन को पलट देते हैं। जैसे ये वाटर लिक्विड है और इसको ब्रेक कर दिया हमने H+ हाइड्रेटेड और OH- हाइड्रेटेड में, तो अब इसका डेल्टा H डिसोसिएशन क्या होगा? यहां पर वाटर डिसोसिएट कर रहा है ना, तो ये डेल्टा H क्या हो गया? वाटर का डिसोसिएशन हो गया ना, एनर्जी, इंथाल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो कितना होगा ये? तो प्लस 57.1 किलो जूल पर मोल होगा कि नहीं? हाँ या ना बोल दो। अरे हीट लॉस बराबर हीट गेन। एक मोल वाटर को बनाने में जितना हीट निकला, एक मोल वाटर को वापस तोड़ना है आयन में, तो उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो हीट ऑफ डिसोसिएशन जो है वाटर का, वो प्लस 57.1 किलो जूल पर मोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब याद करो, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने वेंटॉफ इक्वेशन पढ़ा है ना? तो लिखो, अकॉर्डिंग टू वेंटॉफ इक्वेशन log K2 अपॉन K1 बराबर डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 पढ़े है ना? या log K2 माइनस log K1 बराबर डेल्टा H, ये डेल्टा H क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होगा ना वाटर का, अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। यहां K1 हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 और K2 हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 और T2 ग्रेटर देन T1 है, बराबर है ना? अब जरा बताओ, T2 ग्रेटर देन T1 है तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा और इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन वाटर का पॉजिटिव है, पॉजिटिव गुना पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसलिए log K2 माइनस log K1 बराबर पॉजिटिव। इसका मतलब K2 ग्रेटर देन K1, यानी जब हम टेम्परेचर को T1 से बढ़ा करके T2 करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम आगे की ओर जाएगा, यानी वाटर का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, यानी H+ और OH- का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और इसलिए इनका प्रोडक्ट Kw का वैल्यू बढ़ जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं? जी सर। पक्का है? जैसे अगर मैं कहूं कि भाई ये बताओ कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw का वैल्यू बताओ और न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH बताओ, pOH बताओ। जैसे लिखो स्टार देके, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ Kw, find the value of Kw at 100 degree centigrade, find the value of Kw at 100 degree centigrade, comma, also find pH
of neutral solution at 100 degree centigrade. क्लियर? जी सर। तो बताओ क्या होगा इसका सॉल्यूशन? लॉग हमें T1 और T2 दिया है। अब जब हम KW की बात करेंगे तो यहां पर ये रख लेंगे KW2 और इसको क्या मान लेंगे? KW1। कोई दिक्कत? तो लॉग KW2 मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो KW निकालना है वो अपॉन, लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर का तो आपको याद है ना कितना होता है KW का वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर? 10 टू द पावर -14 इक्वल टू डेल्टा H डिसोसिएशन कितना लेना? 57.1 अपॉन 2.303 R का वैल्यू क्या लोगे? R का वैल्यू SI में जूल है ना, यहां किलो जूल है, तो R का वैल्यू 8.314 बटा 1000, ये तो जूल है, और आपने डेल्टा H का वैल्यू किलो जूल पर मोल में रखा है। तो R का या तो R को किलो जूल में बदलो या इसको जूल में बदलो। भाई सेम सिस्टम होना चाहिए ना, ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए न्यूमेरिकल में। तो जूल को किलो जूल बनाने के लिए बटा 1000 करोगे तो गुना 10 टू द पावर -3 होगा कि नहीं? इंटू 1 अपॉन T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन -1 अपॉन और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो 1/373 केल्विन। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो KW एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग, मैं ऐसे बता देता हूं, आप सॉल्व करेंगे तो कुछ मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक अप्रॉक्स हम ले रहे हैं, आप कैलकुलेट करके हमें बताना बाद में, एग्जैक्ट बता देंगे। चलो लगभग हम ले लेते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस, या ऐसे करते हैं लगभग में -10 टू द पावर -13 मोलरिटी स्क्वायर ले लिए अप्रॉक्स। वो आप सॉल्व करके एग्जैक्ट निकाल लेंगे क्या है? बोलो हाँ या ना? जी सर। अब जरा देखो, हमने आपको बताया था कि H+ हाइड्रेटेड इंटू OH- हाइड्रेटेड ये बराबर KW होता है ना। जब हम यहां 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो H+ हाइड्रेटेड का कंसंट्रेशन इंटू OH- हाइड्रेटेड का कंसंट्रेशन ये बराबर KW कितना लेंगे? 10 टू द पावर -13, हाँ या ना? पक्का? लेकिन प्योर वाटर में जितना H+ उतना ही OH- होगा ना। तो ये मान लो x मोल पर लीटर है तो ये भी x मोल पर लीटर होगा। तो x का स्क्वायर बराबर 10 टू द पावर -13, तो x बराबर होगा 10 टू द पावर -13 का रूट। बताओ, सॉल्व करके बताएं। 10 टू द पावर -13 है, इसको इवन नंबर में बदलने के लिए आप 10/10 कर दो, कोई दिक्कत आपको? तो
x बराबर क्या लिख सकते हो बोलो? ये नीचे वाला 10 एक पावर बढ़ा देगा ना, तो 10 टू द पावर -14 इंटू 10 बोलो, लिख सकते हैं? जी सर। या x बराबर 10 टू द पावर √10 इंटू 10 टू द पावर -7m हुआ या नहीं? जी। तो बताओ H प्लस का कंसंट्रेशन x है ना, तो लिखो इसलिए इन न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड H प्लस हाइड्रेटेड का कंसंट्रेशन जितना होगा उतना ही OH माइनस हाइड्रेटेड का कंसंट्रेशन होगा। और ये कितना होगा बोलो? अरे √10 कितना आएगा बोलो ना लगभग? अरे √10 करीब कितना? 3.162 इंटू 10 टू द पावर -7m। अब बताओ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H प्लस या OH माइनस का मोलरिटी क्या था? 1 इंटू 10 टू द पावर -7m था ना? जी सर। तो आप हमें बताएं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर H प्लस या OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ गया ना 1 से, ये पावर तो सेम है लेकिन ये बढ़ गया ना, जी। तो इसका मतलब वाटर का डिसोसिएशन बढ़ा है ना, इंक्रीज हुआ है ना। यस सर। इसलिए यहां लिखो सो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन pH बराबर क्या होगा? तो इसका निगेटिव लॉग लोगे ना? अरे बोलो ना, है या ना? हाँ जी, हाँ तो इसका निगेटिव लॉग क्या होगा? 10 टू द पावर -7 का निगेटिव लॉग 7 माइनस लॉग 3.162 लगभग में लिख देते हैं 7 माइनस लॉग 3 से थोड़ा ज्यादा है ना, तो लॉग 3 होता है 0.4771, तो उससे थोड़ा 0.4771 तो थोड़ा ज्यादा, तो लगभग मान लेते हैं 0.5 है। ये सब अप्रॉक्स कर रहे हैं, आप आराम से करना कैलकुलेशन। और जिसको लॉग नहीं आता है एंटी लॉग, वो प्रॉपरली हमसे सीख लेंगे, काम चलाओ। तो पॉइंट सर एग्जैक्ट 0.5 ही होगा क्योंकि हम उसको √10 लिख देंगे तो वो पावर बाहर आकर। हाँ, तो इसको आप 3 हाँ ऐसे देख लो, ये कितना का वैल्यू था? √10, ठीक है। या लॉग √10 को क्या लिख सकते हैं? 10 पर पावर हाफ, हाफ को बाहर ले आओ तो हाफ लॉग 10, लॉग 10 1 होता है, तो हाफ इंटू 1 तो 0.5 आया, वही सोच के मैंने बोला था 0.5, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये कितना आ गया? 6.5। इसलिए POH भी कितना आएगा? 6.5 आएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर। तो इसलिए नोटेड। यस, ओके। जैसे अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा एक सॉल्यूशन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या है भाई? एक सॉल्यूशन है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 100। और उस सॉल्यूशन का pH है 6.8। तो बताओ वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा?
जी, एसिडिक। नो। देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या है? 6.5। जी। और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच से अगर कम पीएच है तो एसिडिक, और ज्यादा है तो बेसिक। तो भाई हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या दिया? 6.8। जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या है? 6.5। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच होना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर उससे ज्यादा पीएच है तो बेसिक होगा ना। जी सर। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? 7 होता है ना। जी। तो रूम टेम्प 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच 7 से कम है तब ना बोलते हो एसिडिक, जी सर। और 7 से ज्यादा को क्या बोलते हो? बेसिक। क्योंकि अगर पीएच 7 से ज्यादा है इसका मतलब है H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -6 m से कम है। अरे pH बराबर -log H प्लस है ना। तो अगर pH ज्यादा तो H प्लस का कंसंट्रेशन कम ना हो गया, और H प्लस का कंसंट्रेशन कम तो OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ ना। जी। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ जी। तो यहां लिखो स्टार देके 10 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या होता है? PKW, जो कि 13 है। क्यों बोलो? जैसे एक एग्जाम्पल लिखो, वही जो बोला हमने, नोट करो इसे। लिखो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, at 100 degree centigrade pH of a solution is 6.8. At 100 degree centigrade pH of a solution is 6.8. Full stop. Predict the nature of this solution. और ब्रैकेट में लिख लो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड PKW बराबर 13। और अगर किसी क्वेश्चन में हम PKW ना दें तो आप वेन हॉफ इक्वेशन को यूज करके KW निकालेंगे, फिर PKW निकालेंगे नेगेटिव लॉग लेके। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। चूंकि ये एग्जाम्पल हमने यूज किया था और लगभग इतना ही माना था, इसलिए हमने ये एज्यूम कर लिया। तो क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? तो लिखो आंसर में बेसिक। क्यों? बिकॉज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड pH of neutral solution will be 6.5 और pOH of neutral solution will be 6.5। देखो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वाटर का डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो लेकिन जितना H प्लस बढ़ेगा उतना ही OH माइनस बढ़ेगा ना। तो सॉल्यूशन तो न्यूट्रल ही रहेगा ना। यस। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। अगर मैं यह प्रश्न कर देता, जैसे लिखो एक क्वेश्चन जो करके लाना, फाइंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर
at 100 degree centigrade. Find the dissociation constant and degree of dissociation of water at 100 degree centigrade. बना लोगे? जी सर। पहला काम आप वेंटॉफ इक्वेशन से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पी के डब्ल्यू निकाल लेंगे, जो 13 आया, जो भी आया, अगर दिया है तो ओके, नहीं तो निकाल लेंगे, बराबर। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर का ये बराबर क्या होता है भाई, के डब्ल्यू अपॉन प्योर वाटर की मोलैरिटी। अब यहां के डब्ल्यू क्या हो गया, 10 टू दी पावर -13, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन वाटर की मोलरिटी भी थोड़ी बहुत चेंज होगी, बट उतना ही लेना, 1000/18। तो बोलो डिसोसिएशन कांस्टेंट इस टेम्परेचर पर निकल जाएगा। और अगर इस टेम्परेचर पर अल्फा निकालना है वाटर का, तो अल्फा बराबर √K/C। के यहां से आपने निकाल लिया जो भी, और सी आपको पता है वाटर का मोलरिटी 1000/18, तो अल्फा निकल जाएगा। तो बताइए अब जो यहां अल्फा आएगा वो पहले से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा ना। अरे डिसोसिएशन बढ़ रहा है हाई टेम्परेचर पर, तो अल्फा बढ़ेगा ना। यस। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा बढ़ता है। बोलो क्या ये बातें क्लियर है या नहीं? क्लियर। पक्का है? जैसे यहां पर एक टेबल बना लो कि एक साइड में लिख दो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरे साइड में जैसे यहां हमने लिख दिया टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर हम लिख देते हैं KW। ठीक है। यस सर। अब जैसे यहां हमने टेम्परेचर लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW का वैल्यू होता है 0.114 इंटू 10 टू दी पावर -14। क्यों? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका पता है आपको। तो अगर टेम्परेचर कम करोगे तो अल्फा कम होगा, तो KW का वैल्यू घटेगा ना। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हुआ कि नहीं? अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा के 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो ये हो गया 0.292 इंटू 10 टू दी पावर -14। 0 से बढ़ा, लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड के वैल्यू से तो कम ही रहेगा ना, टेम्परेचर कम है तो। बोलो हाँ या ना। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा के 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो 0.692 इंटू 10 टू दी पावर -14 के करीब आ गया बढ़ करके। 681 कर देना करीब, 0.681। 20 के बाद 25 का तो आपको याद है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.008 इंटू 10 टू दी पावर -14, जिसको लगभग हम 1 इंटू 10 टू दी पावर -14 लेते हैं। और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.468 इंटू 10 टू दी पावर -14, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसी तरह लिखो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.9 के आसपास हम निकाल सकते हैं। 2.9 के आसपास होता है, 2.919 इंटू 10 टू दी पावर -14। और उसी तरह लिखो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर
50 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब आएगा 5.474 इंटू 10 टू द पावर -14, 5.414 इंटू 10 टू द पावर -14। तो देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ने पर KW बढ़ रहा है। नोटेड? जी सर। पक्का? हाँ। जी। अब देखिए, मैंने कहा था आयनिक इक्विलिब्रियम में जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी है इसका बहुत बहुत यूज होना है, राइट? हाँ। तो उन सब बातों की हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में थोड़ा सा, और फिर हम पीएच पे आ जाएंगे। अब मेन टॉपिक आ जाएगा पीएच कैलकुलेशन के डिफरेंट केसेज, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इंडिकेटर्स। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको केसेस बहुत हैं, लेकिन केसेस तब बहुत लगेंगे जब हम बहुत केसेस लिखाएंगे। वैसे तो हम लिखाएंगे, लेकिन हम आपको प्रॉब्लम्स बनाने का तरीका बताएंगे कि आप कुछ बेसिक बात को पकड़ के रखेंगे और कुछ अप्रॉक्सीमेशन के रूल लिखा देंगे तो क्वेश्चंस बन जाएंगे, राइट? हाँ, देखिए रूटीन में हम ये चेंज कर रहे हैं कि मैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करूंगा, क्योंकि जनवरी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाना चाहिए। एनी हाउ वी आर लेट बाय 10 डेज। लेकिन जो ऑर्गेनिक शुरू होगा वो शुरू से लेके अंत तक ऑर्गेनिक को कभी बंद नहीं करेंगे, नहीं तो सब गायब हो जाता है। क्लियर है? जी सर। तो देखो, ये जो केमिकल बॉन्डिंग वाला क्लास था ना, थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको ड्रॉप कर रहे हैं। कभी किसी संडे को हम एक्स्ट्रा लेकर के उसको मेकअप कर लेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है ना? तो ट्यूसडे, थर्सडे ये तो पक्का है, और इवन मैं सैटरडे, जैसे इस बार मैं लूंगा सैटरडे को भी क्लास, तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये डेफिनेटली ऑर्गेनिक होगा। क्या होगा? ऑर्गेनिक। ये चलता रहेगा। और MWF में फिजिकल और इनऑर्गेनिक रोटेशन में चलता रहेगा। क्लियर? यस सर। TTS में एकदम ऑर्गेनिक चलता रहेगा, 3-4 महीने तक ऑर्गेनिक चलता रहेगा। तो कंप्लीट ऑर्गेनिक कर लेंगे हम 4 महीने में, मतलब कंप्लीट मतलब इवन 12th तक का, क्योंकि ऑर्गेनिक एक ही है, बस वो लिंक्ड है एक दूसरे से। ओके? तो चलिए, इस बार का टेस्ट मेन लेवल है या एडवांस लेवल है? एडवांस। एडवांस है ना? हाँ। जी। तो तैयारी कीजिए। आयनिक के भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि कल भी मैं आयनिक पढ़ाऊंगा, और हो सकता है नहीं, कल ही पढ़ाऊंगा, सैटरडे से तो वो शुरू करूंगा ऑर्गेनिक, ठीक है? जी सर। कभी कभी कोई सिलेबस बचता है ना, तो संडे को भी सुबह में क्लास लीजिए, बता दिया कीजिए अवेलेबल है तो आई विल टेक, राइट? क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास कीजिए ताकि हम इसको कंपनसेट कर सकें। कई जगह तो लोग 12th शुरू कर दिया है, ठीक है ना? जी। चलिए, गुड नाइट। थैंक यू सर।